नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल उत्तर प्रदेश की एक नए अंदाज से, और हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है नीलांजन मुखोपाध्याय। नीलांजन वो शख्स है जिन्होंने 1980 के दशक से हम कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फॉलो किया है और उन पर किताबें भी लिखी है। पिछले दिनों उनकी किताब आई थी आरएसएस के आइकन्स को लेकर, जो काफी मशहूर हुई थी। हाल ही में उनकी एक और किताब आई है, जो किताब मेरे पास पड़ी हुई है, वो है द डेमोलिशन एंड द वर्डिक्ट। इस किताब पर हम लोगों ने अपने सत्य हिंदी पर चर्चा भी की है। तो ये कह सकता हूं कि दरअसल नीलांजन उन हिंदुस्तान के कुछ लोगों में से है जिनकी आरएसएस पर अच्छी पकड़ है, आरएसएस पर लगातार नजर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है और उस पर वो तीखी टिप्पणियां भी करते रहते हैं, कभी साफगोई के साथ, कभी थोड़ी दूसरी तरीके से टिप्पणी भी उनकी रहती है, और लगातार कई अखबारों में आप उनके कॉलम्स भी देखते हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया कि दरअसल उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली मुद्दा है हिंदुत्व, वो उतना बढ़ चढ़कर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे के कुछ आर्थिक कारण है, इसके पीछे के कुछ सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, या 2014 के बाद का कोई फटीग यहां काम करा, या फिर यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तासीर में कुछ बदलाव आया है, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, और क्या यही बदलाव दूसरे राज्यों में भी दिखलाई पड़ेगा। तो दादा नीलांजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही आप हमको, हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल जो 7 चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इन चरणों में जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी कि हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा, क्या वो अपनी उनकी उम्मीद के हिसाब से हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है? देखिए आशुतोष जी, करीब 7-8 महीने ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, हम लोगों ने ये देखा कि बीजेपी बैकफुट पे आती गई, और जैसे जैसे चुनाव करीब आए उसका बैकफुट और डिफेंसिव प्ले और बढ़ता गया, और अब सिर्फ 2 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। अब जो है कि सिर्फ एक्सट्रीम डीप क्रीज में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी बैटिंग कर रही है। वीरेंद्र सहवाग की तरह जिस तरह से फ्रंट फुट पे जाके मतलब चौके छक्के लगाने वाला जो काम जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से तमाम चुनावों में करते हुई आई है, वो नहीं देखने को मिला है। यहां तक कि 2015 में जो बिहार में जब अल्टीमेटली वर्डिक्ट आया था, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था ग्रैंड कोalition के खिलाफ। तो उस तरह की जो एग्रेसिवनेस है वो भी इस कैंपेन में देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी की इस कैंपेन में जो प्लैंक रहा है, ये एक्चुअली 3 प्रोंग्ड रहे हैं। सबसे बीच का जो यूं कहें कि मतलब त्रिशूल के तौर पे देखें कि जो 3 भाले, वो 3 स्पीयर्स जो हैं, तो बीच वाला तो है हिंदुत्व का, जो हमेशा से रहा है उत्तर प्रदेश में, शुरू से लेके थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस रहा है। 2013 के जो राइट्स हुए थे उसका भरपूर इस्तेमाल 2014 में किया गया था। 2017 में कैंपेन में उसके काफी हैंगओवर था, जो 2013 के जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसका हैंगओवर था। लेकिन उसके बाद बावजूद बीच कैंपेन में जब 1 या 2 फेजेस हो चुके थे, तो वहां मोदी जी ने एग्रेसिवली स्टेप अप कर दिया था कब्रिस्तान और शमशान घाट की नैरेटिव को कैंपेन के अंदर लाने की। इस बार भी काफी कोशिशें की गई। और जो तीसरा जो बाकी जो 2 प्लैंक है उसको मैं पहले खत्म कर दूं कि एक तो रहा है, वो है जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से अमित शाह के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में जो कॉबल टुगेदर किया, बहुत ही केयरफुली स्ट्रेटेजिकली, जो नॉन डोमिनेंट, बोलचाल के भाषा में बोलते कि नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित्स की जो न्यूमेरिकली जो डोमिनेंट सब कम्युनिटीज हैं उनको अलग रखते हुए बाकी लोगों को इकट्ठा करके। और जो तीसरा जो प्रोंग रहा है वो है लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैसिव पब्लिसिटी कैंपेन मिशनरी द्वारा एक प्रेजेंट किया गया। यूं ऐसे लगने लगा कि जैसे सोशल वेलफेयर तो इस देश में 2014 के पहले हुआ ही नहीं है। लेकिन ये उनकी मतलब ब्रिलियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया लाभार्थी की, जिसको सरकार से लाभ मिला। भाई सरकार से तो लाभ हमेशा से मिलता हुआ है। मतलब आज ही कोई जिक्र कर रहा था कि राजीव गांधी जब सरकार में आए थे तो उनके
सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन हुआ था वो था कि एसटीडी बूथ्स, मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो उस समय के जो बेरोजगार थे उन्होंने मतलब अपने एसटीडी बूथ लगाए और मतलब नौकरी करने लगे। यूपीए की सरकार में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई थी। तो ऐसा नहीं कि बेनिफिशियरीज की का कॉन्स्टिट्यूंसी या बेनिफिशियरीज का फोकस किसी सरकार का इसके पहले 2014 के पहले नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। तो हिंदुत्व उतना शार्पली इस बार नहीं घुसा जितना 2014-2017 में घुसा, या फिर 2019 में भी उतना ज्यादा डैमेज नहीं किया, या कॉन्स्टिट्यूंसी को मतलब वोटर्स में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। लाभार्थी में भी क्या देखने को मिला कि कास्ट विभाजन देखने को मिला। सोशल कोalition जो पुट टुगेदर किया था, वो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीरियसली ये एसेस करना पड़ेगा इस चुनाव के नतीजे आने के बाद कि उत्तर प्रदेश जैसे सेंसिटिव स्टेट में जहां जातीय समीकरण बहुत जरूरी है, क्या एक अपर कास्ट के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, और वो भी एक ऐसे आदमी को जिसने अभी हाल में कैंपेन के दौर में कहा मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को बनाना कि पॉलिटिकली बैकफायर कर गया है। तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस कैंपेन में शुरू से लेकर डिफेंसिव खेलती रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई या चुनाव का फैसला आ चुका है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग फोरकास्टिंग बिजनेस में नहीं है, लेकिन दो बहुत बड़ी बातें हुई हैं। वो ये हैं कि एक तो जो सामाजिक और जो राजनीतिक नैरेटिव है, इसमें माहौल बदल गया है। जो हेट और जो विष फैलाने की राजनीति थी, उसको आज उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है जनता में, उसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं माना जा रहा है जिस तरह से 2013 और 2020 के बीच में माना जा रहा था। दादा सबसे बड़ी बात तो ये है। जी दादा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, और आपने ये कहा कि एक तरीके से कि जो हेट कैंपेन था और हिंदुत्व में हेट कैंपेन उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि जिसका और इस बार खुद योगी आदित्यनाथ ने जो 80-20 की बात की, जो कहा कि गर्मी शांत कर देने की बातचीत की, और लगातार जो मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से मवाली, माफिया, गुंडा, एंटी सोशल एलिमेंट्स, गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। शायद ही ऐसी कोई इनकी डिबेट होती है, शायद ही ऐसी कोई भाषण है जिसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया जा सकता। जैसे लगता है गुंडे सिर्फ यही हैं। क्यों जिसे कहते हैं परवान नहीं चढ़ पा रहा है हिंदुत्व इस बार? क्या कारण है? देखिए, दो बातें। एक तो ये कि हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, जिस तरह से एक कॉम्पोजिट कल्चर है हम लोगों का, तमाम हेट्रेड के बावजूद हम लोग यहां तक आए हैं। कई 100 साल, 1000 साल के का इतिहास है इसका। तो उस दौर से गुजर के हम यहां आए हैं। अगर ये दौर खत्म होगा, अगर हम दूसरे किस्म की एक ग्रोटेस्क समाज बन जाएंगे जहां धर्म के नाम पर हम एक दूसरे को की घृणा करेंगे, सिर्फ घृणा ही नहीं करेंगे, देखेंगे और मारेंगे, अगर उस मेंटालिटी में आ जाएं तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और बहुत कंसिस्टेंट, कई मतलब डेकेड्स भी बहुत कम होंगे, कई सेंचुरीज लग जाएंगी। तो जहां तक आए हैं, ये उपलब्धियां जो हैं, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली है। अगर हम समाज को भी देखने की कोशिश करें, अगर बहुत ठंडे दिमाग से हम सोचे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा हमेशा से रहा है। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मतलब थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही तारीफ करते हुए मतलब प्रेजेंट किया कि 1980 के दशक से मैं संघ परिवार के बारे में लिखता आया हूँ। इनफैक्ट ये 2022 जो है मेरे जिंदगी में एक बहुत ही वाटरशेड है, क्योंकि मेरे 40 वर्ष पूरे होते हैं। और जब 1982 में मैं जब इस पेशे में आया था, तो मेरे बहुत ही अर्ली जर्नलिस्टिक असाइनमेंट्स में थे 1982 का मेरठ के हिंदू मुसलमान दंगे जी। तो तब से लेके और 1980 में एक्चुअली जो है धर्म का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एडवेंट होता है। मुरादाबाद में दंगे होते हैं, ईदगाह में एक सुअर को काट के वहां पे फेंक दिया जाता है और उससे दंगे शुरू होते हैं मुरादाबाद में। और उसके बाद में एक दंगे के बाद एक दूसरा दंगा, उसके बाद में
85-86 से लेके राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू होता है। तो पूरी तरह से 1980s एक तरह से वन राइट आफ्टर अनदर, वो है। एमजे अकबर जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में बैठी है, उनकी बहुत अच्छी किताब थी, राइट आफ्टर राइट, वेरी वेल पुट, राइट आफ्टर राइट। तो उस राइट आफ्टर राइट को हमने कवर किया। मैंने 1982 में कवर किया, 87 में कवर किया, मेरठ की बात कर रहा हूं, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं। तो लगातार वो होते रहे। तो ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान मतलब बिल्कुल भाईचारा था हमेशा से, मतलब साथ रहते थे, खाना खाते थे एक दूसरे में, बेटी रोटी का संबंध था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद एक कॉमन बात पे कंसेंसस थी कि रोजमर्रे की जिंदगी चलाने के लिए भाईचारा भी एसेंशियल है। कई फेजेस होते थे जब बहुत एक्यूट हॉस्टिलिटी होती थी, लेकिन उसके बाद फिर एक रियलाइजेशन आता था कि नहीं, हमको मिलजुल कर रहने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो साइक्लिकल जो था, कि जो हेट्रेड की जो बात थी, जो एक दूसरे से के तनाव में रहने की बात है, इसका साइकिल टेम्पोरली अभी खत्म हो रहा है और अब फिर एक और दौर आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है, जो इस इलेक्टोरल कैंपेन में हमको दिखाई दे रहा है। मैं बोलता हूं कि नतीजा पता नहीं क्या आएगा, लेकिन माहौल बदल गया है। माहौल किसान आंदोलन के समय से बदल गया है। 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान राजनीतिक मुद्दों पे एज अ क्लास, कॉमन क्लास आइडेंटिटी के बेसिस पे यूनाइट हो रहे हैं, अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये हमको देखने को मिलता है और ये इस उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नतीजा जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी उस एक्सट्रीम हेट की राजनीति में शायद नहीं जा पाएगी, बिल्कुल फिर से मतलब वापस नहीं जा पाएगी। बातचीत आगे शुरू करने के पहले बता दूं, ये एक दूसरी किताब है, आरएसएस द आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। ये नीलांजन मुखोपाध्याय जी की किताब है और जिसको मुझे लगता है कि हर भारतीय को एक बार पढ़ना भी चाहिए और ध्यान से देखना भी चाहिए, अगर आप आरएसएस को, उनके आइकॉन्स को, उनकी विचारधारा को समझना चाहते हैं। और आज हम जो कोशिश करें, दरअसल उसी बीजेपी आरएसएस की विचारधारा और उत्तर प्रदेश में उसका जो असर कम दिखाई पड़ रहा है, उसको जानने की कोशिश करें नीलांजन दा से। नीलांजन दा, आपने एक तो एक ऐतिहासिक कारण बताया कि सिविलाइजेशनली हम लोग एक साथ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की जो उपलब्धियां होनी चाहिए, जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू की कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, हम लोगों को बेरोजगारी को दूर कर देंगे, भारत एक सुपर पावर हो जाएगा, किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी 2022 तक, 2025 तक हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। जब वो डिलीवरी नहीं हुई या नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है कि खाली पेट, जिसे कहते हैं ना कि खाली पेट तो भगवान का भजन नहीं होता है, वो भी असर दिख रहा? बिल्कुल। इस कैंपेन को अगर आप देखें, कोई किसी को पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं इस कैंपेन में, एक नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया है। मतलब ये बोला जाता है, डॉग विसिल कुछ और बोला जा रहा है। जो विसिल, डॉग विसिल जो बजाई जा रही है, वो है, सुनने में बहुत बुरा लगेगा कान में, लेकिन बजाया ये जा रहा है कि मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया, वी हैव फिक्स्ड द मुस्लिम्स। ये बात बोली जा रही है, लेकिन वो शब्द नहीं इस्तेमाल किए जा रहे। हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर, मुख्तार, इन लोगों की नाम ले लेके बात कर रहे हैं, लेकिन एसेंशियली क्रिमिनल को हमने मुस्लिम से सिनोनिमस बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी जो बात जो भारतीय जनता पार्टी इस कैंपेन में बोले कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। भाई 2014 में आपने फ्री राशन किसी को मतलब डोल देने की बात नहीं की थी। आपने इतने करोड़ नौकरियां, आपने किसानों के दुगने इनकम 2022 में होने थे। बाई द वे, जब सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था 2022 में डबल इनकम होना था किसानों का, कहां हुआ? तो लोगों के एस्पिरेशंस थे कि हम महल बनाएंगे, महल ना बना के बस ये बोल रहे कि जी आपकी थाली तो भरी हुई है, आपको मतलब थोड़ा बहुत मतलब डोल मिल रहा है, आपको फ्री राशन तो मिल रहा है। लोगों ने नरेंद्र मोदी को फ्री राशन खाने के लिए वोट नहीं दिया था, एक बदलाव के लिए दिया था। मोदी जी ने, मैंने लिखा भी है कि उन्होंने 2 शब्दों का
ब्रिलियंट इस्तेमाल किया था 2014 के अपने कैंपेन में, विकास और बदलाव। ना विकास हुआ ना बदलाव हुआ। क्या बदला? कानून व्यवस्था ठीक कर दिया, मतलब मुसलमानों को हमने फिक्स कर दिया। तो लोग ये नहीं चाहते, लोगों को चाहिए कि हाँ ठीक है, कोई भी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा हमारे छाती पे पैर ना रखे। एक ठीक है इमेज क्रिएट कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अखिलेश यादव के समय में 2012 से लेकर 2017 में एक डेफिनेट प्रो माइनॉरिटी टिल्ट, तो उसमें करेक्टिव मेजर्स देखने को मिलते हैं। आज अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, वो भी कृष्ण की मूर्ति बना रही है, मायावती भी अयोध्या जा रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी तलवार घुमा रही है और दुर्गा स्तुति कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी दिवाली अयोध्या की राम मंदिर इन सब चीजों पे को पब्लिसाइज कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेंस है कि ऑफ द डोमिनेंट कल्चर ऑफ इंडिया विच इज हिंदुइज्म। लेकिन इसके बावजूद लोग मानते हैं कि लोग हैं जो एक पीरियोडिक है, और यही दूसरे का एक्सेप्टेंस, वो मुझे दोबारा उसके प्रति एक ओपननेस मुझे दिखाई दी है इस कैंपेन के दौरान। नतीजे बताएंगे कि क्या हमने जो देखा ये वास्तविकता थी या हमको एक ऐसी एक छवि दिखाई दी। अगर इसको एक काउंटर सवाल अगर मैं आपसे करूं, अगर वो इकोनॉमिक जो एस्पिरेशंस थे अगर वो पूरी होते, अगर लोगों को रोजगार मिला होता, अगर भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाती, तो भी क्या हिंदुत्व का असर कम होता? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि डेवलपमेंट एंड हेट्रेड कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर आपको डेवलप करना है तो आपको हेट क्वोशेंट जो है समाज में अगर इस इंडेक्स पे है, इंडेक्स के इस लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे उतारना पड़ेगा हेट्रेड के साथ, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है। पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम आती है। मैंने काफी पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में काफी काम किया, उन कंपनीज को के साथ मैंने एडवाइस भी किया है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना ठीक होगा। आज के माहौल में पिछले मतलब 2017 से लेके 2022 के बीच में आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं कब क्या फ्लेयर अप हो जाएगा, कब पता नहीं कब कहां कौन से दंगे हो जाएंगे और इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी। पिछले 2 साल तो मतलब व्हाइट वॉश हुई है कोरोना के चलते, वो अलग चीज है, लेकिन उसके पहले के भी अगर आप फिगर्स देखें तो वो बहुत ज्यादा एंटरप्राइजिंग नहीं है। इकोनॉमिस्टों ने कई इकोनॉमिस्ट ने बहुत अच्छा वो मतलब एनालिसिस किया है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस जहां 2017 में थी और स्टेट्स की तुलना में वैसी की वैसी ही है। इवन 2017 से लेके 2019 के फिगर्स को बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो आपको ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा किया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है वो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, आपने उस ओर इशारा भी किया था, कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद देकर गलती की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल डायनामिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसको मैं कहता हूं कि पहले एक 2017 के पहले एक कोजी टूसम था, मो शाह, अलग अलग जगह हेडलाइंस में लिखते थे MOSHA, ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये थी पहली डबल इंजन की पार्टी और सरकार। उसके बाद जो है कि 2017 के बाद से ये कोजी टूसम जो है एक बहुत ही अनईजी किस्म का एक ट्रायंगल बन गया। योगी आदित्यनाथ, अगर हम याद करें 2017 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शायद फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस नहीं थे मुख्यमंत्री के तौर पे। वो क्यों बने उस पर एक बहुत बड़ा अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मिस्ट्रीज है, सब लोगों की अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ओपेक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें फैसले के पीछे क्या कारण होते हैं उसके बारे में डेफिनेटिवली कहना बहुत मुश्किल है, कई थियरीज हैं, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन यो आदित्यनाथ के आने के बाद शुरू के 1 आधे साल तो उनको अपने पैर जमाने में लगे, लेकिन उन्होंने बहुत कॉन्शियसली एक हार्डकोर हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्ले अप किया। एंटी रोमियो स्क्वाड्स,
अगेन एंटी रोमियो मतलब एंटी मुसलमान। स्टोरी ये थी कि मतलब मुसलमान लड़के आते हैं, हमारी हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको पटाते हैं और फिर उनसे शादी कर लेते हैं। पर्पस ये कि ज्यादा मुसलमान बच्चे पैदा करेंगे और उनकी आबादी बढ़ेगी। ये पूरी के इस्लामिस्ट कॉन्स्पिरेसी। इस तरह के तमाम कानून शुरू होते हैं। उसके बाद ठोक दो, एनकाउंटर। तो एक जो एक्सट्रीम जो हम बोलते हैं कि टिल्टिंग टुवर्ड्स फासिज्म किस्म की जो एक मेंटालिटी है जो समाज में है, जिसकी वजह से मैं याद दिलाऊंगा, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के पीरियड में कई जगह खासतौर से मिडिल क्लास में इमरजेंसी शासन को सपोर्ट किया गया था, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ नहीं हो सकता है देश में, डिसिप्लिन चाहिए। तो हम लोगों की डिसिप्लिन वर्ड हम यूज करते हैं बगैर ये जाने कि डिसिप्लिन सबसे पहले मुझ पे लागू होगा और मेरे जो इंडिपेंडेंस है, मेरे जो बेनिफिट्स हैं, वो सबसे पहले जाके कटेंगे। लेकिन खैर उसका एक पीछे एक सर्टेन फैसिनेशन है कि सब ठीक करने के लिए कि बस कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन की जरूरत है। तो उसकी वजह से एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा आदित्यनाथ का राइज होता है। सही, सबसे पहली बार हम लोगों को क्लियरली दिखाई दिया कि आदित्यनाथ अपने एम्बिशन को फर्दर अप कर रहे हैं, जब एक तो की बहुत पर्सनल पब्लिसिटी होने लगी। आपको देखना पड़ेगा कि बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के तुलना में आदित्यनाथ ज्यादा ऑटोनोमस मुख्यमंत्री रहे हैं शुरू से। सेंटर द्वारा रिमोट कंट्रोल नहीं हुए हैं। 2020 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी कोविड के फर्स्ट फेज के बाद एक मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, तो उस दिन की मीटिंग हो गई। बीजेपी में आपको पता है कि जब भी प्रधानमंत्री का कोई मेजर इवेंट होता है तो उस दिन बाकी नेताओं को कुछ मेजर न्यूज ग्रैबिंग इवेंट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक उसी दिन लव जिहाद का जो ऑर्डिनेंस जो यूपी कैबिनेट वो पास कराती है और टॉप ऑफ द हेडलाइन वो बन जाती है, जो मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग नहीं बनती है। उसके बाद हम जनवरी में देखते हैं कि पीएमओ में पहले एक ऑफिसर काम करते थे मोदी जी के साथ, जो गुजरात के समय से थे, ए.के. शर्मा, वो सडनली वीआरएस ले लेते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं। उनको एमएलसी बनाया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है। मीडिया सर्कल में ये फ्लोट किया जाता है कि शायद वो डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन आदित्यनाथ नहीं बनने देते हैं। आदित्यनाथ ये पर्सनली बोलते भी हैं कि जब चुनाव आएंगे, जो स्टेट्स में जो चुनाव होंगे, उसमें प्राइमेसी स्टेट लीडरशिप और मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चैलेंजर बन गए आदित्यनाथ, लेकिन अगर हम नुआंसेस को पकड़े तो उन्होंने जरूर अपनी एम्बिशन को नहीं कैमोफ्लेज किया। बाकी सब लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी और ने अपने एम्बिशन को प्रोजेक्ट नहीं किया, अमित शाह जी ने भी नहीं किया, लेकिन आदित्यनाथ पहले थे जिन्होंने नहीं छिपाया कि भाई मेरे को एम्बिशन है इस पद के आगे। तो हम लोग एक अनईजी किस्म की सिचुएशन में है। बहुत लंबे समय तक हमने देखा था कि अमित शाह इस कैंपेन में नहीं इन्वॉल्व थे उतना, जैसे कि पहले के कैंपेन्स पे रहते थे। तो अल्टीमेटली जाके सब साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि है कि मैं बोलता हूं कि संघ परिवार के डीएनए में कॉन्स्पिरेसीज इन्वॉल्व है, इनग्रेन है, हम सब जानते हैं। मतलब जब हेडगेवार की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनका सक्सेसर कौन होगा, उसको लेके भी तमाम कॉन्स्पिरेसीज थी कि वाकई गोलवालकर बने थे या गोलवालकर के नाम पे अपॉइंटमेंट थी या नहीं थी। इन चीजों के बारे में तमाम स्पेकुलेशंस हुए। इवन जो उनके जो प्रो एकेडमी, प्रो जो संघ परिवार से जो जुड़े हुए जो लेखक हैं, उन लोगों ने भी इंडिकेट किया कि कॉन्स्पिरेसीज हैव बीन इंटीग्रल टू द संघ परिवार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मुझे नहीं पता कि मतलब इस कैंपेन में कि किस हद तक जो ओपन, जो हम लोगों को ऑन द सरफेस ऑफ इट यूनिटी दिखाई दे रही है, वो किस हद तक जेन्युइन है, कौन किसको बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, कहने की मतलब चुनाव के नतीजे आने के बाद हम इसका और अच्छी तरह से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। हो सकता है कि अल्टीमेटली पता चले कि हम सब लोगों ने फॉल्स रीडिंग की थी और इट वाज बहुत ही यूनाइटेड कैंपेन थी और सब कॉमन पर्पस और कॉमन कॉज से उन्होंने चुनाव लड़े। आपने इशारों में बहुत चीजों की तरफ संकेत दिया है। मैं उसको बहुत खुलासे में भी बात नहीं करूंगा, हो सकता है 10 तारीख के बाद बात नहीं कर सकते हैं, बहुत 10 तारीख के बाद उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जब इस सवाल के पहले आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो एक चीज उत्तर प्रदेश के बारे में कही जा रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा कि देखिए हमारे समय में तो दंगे नहीं हुए,
एक भी दंगा नहीं हुआ। और जब अखिलेश यादव की सरकार की बात होती तो कहते हर दूसरे दिन दंगा होता था। तो वैसे में ये जो सच्चाई है, ये जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोपोगेट करती है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपको मतलब ये जो दंगे की जो बात होती है, तो अगर हम ब्रेक डाउन करें तो लार्ज स्केल दंगे नहीं हुए, लेकिन क्या आप लिंचिंग के इंसिडेंट्स को मतलब कम्युनल वायलेंस नहीं मानेंगे? सवाल ये है कि आप दंगा किसको मानते हैं, आपकी परिभाषा क्या है? आप धर्म के आधार पर किसी एक नागरिक दूसरे नागरिक को अगर टारगेट करता है, वो चाहे एक कम्युनिटी करती है या दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को करते हैं, मेरे को मतलब एटलीस्ट मेरे हिसाब से दोनों इक्वली उतने ही सीरियस क्राइम्स हैं जितना कि पहले होता था। तो और दूसरा ये कि इस पूरे 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो डेमोक्रेटिक कोशेंट है, और एक तरह से हम वो उसमें वो घटा है, और थोड़ी सी पुलिस स्टेट फुल्ली तो नहीं डेवलप हुई है, लेकिन एक तरह से दिशा तो वही है कि यही प्रोसेस अगर चलता रहा तो उत्तर प्रदेश एक पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट के तौर पर विकसित होने की इसमें बहुत संभावनाएं हैं। फॉल्स एनकाउंटर्स को जिस तरह से जस्टिफाई किया गया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ द लॉ में आस्था रखती हो, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकती है, वो चाहे मुसलमान मरे, चाहे ब्राह्मण मरे, या कोई भी जाति का इंसान मरे। मेरे हिसाब से कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर में डेटा एनालिसिस किया है, उन्होंने उनसे भी अगर आप बात करेंगे तो एक फिगर्स देके बात करेंगे। हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उतने ज्यादा डेटा आपको नहीं दिखा सकते। एक चीज जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिल रही है वो है कि जो बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो सामाजिक आधार था, इस सामाजिक आधार के टूटन के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? और वो एक बड़ा कारण जिसकी वजह से बीजेपी डिफेंसिव है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, या फिर अपना दल का दो हिस्से में बंट जाना, या फिर दारा सिंह चौहान का निकलना, धर्म सिंह सैनी का निकलना, ओम प्रकाश राजभर का छोड़ना, ये जो पिछड़े और अति पिछड़े जातियां हैं, इनके विचलन के पीछे बीजेपी से क्या मोहभंग है या क्या कारण आप देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में ये थी कि उन्होंने हिंदू पॉलिटिकल यूनिटी कर दी, हिंदू राजनीतिक एकता, और उनकी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर उसको पेश कर रहे थे। वो हिंदू राजनीतिक एकता आज क्यों नहीं दिखाई पड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर? एक बेसिक जो चीज हमें समझने की पड़ेगी कि हिंदू समाज एक बहुत ही बिटरली फ्रैक्चर्ड समाज है। जातीय आधार पे तमाम डिविजन्स हैं। हिंदू यूनिटी के प्रोसेस में ये के पाथ में ये सबसे बड़ा हर्डल है। आज नहीं, 100 साल से संघ परिवार के नेता हिंदू समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे, जातीय हॉस्टिलिटी को ब्रेक करते हुए। सावरकर रत्नागिरी जेल से छूटने के बाद जब वो रत्नागिरी में ओपन स्पेस में जो कन्फाइंड रहते थे कि रत्नागिरी में ही रह सकते हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, उस समय वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में शामिल होते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हिंदू समाज को एकत्रित करने में अगर कुछ हिंड्रेंस है सबसे बड़ा, तो वो जात के आधार पर मंदिरों में एंट्री और जिस तरह से हॉस्टिलिटीज होती थी। हमको महाराष्ट्र में झुमका बाखर के प्रोग्राम्स संघ परिवार 1930, 40, 50 के दशक में लगातार बकायदा कॉमन मील्स कि साथ बैठ के खाना, कि रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, कम से कम रोटी का रिश्ता तो हो सकता है। तो जात एक हमेशा से जो मतलब वो एक मेजर एक हर्डल रहा है, लेकिन उसके बावजूद संघ परिवार में एक एसेंशियल एक सवर्ण या फिर एक अपर कास्ट स्ट्रीक रहा है। 1974 में सरसंघ चालक बनने के बाद बाला साहेब देवरस ने, मेरे उस आरएसएस किताब में इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। इन्होंने जो पुणे में जो व्याख्यान माला जो एक लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने क्लियरली जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो बाद में गोविंदाचार्य जी ने हम लोग के लिए पॉपुलराइज किया, उसका पूरा पाथवे बनाया था
लेकिन देवरस के बोलने के बावजूद भी हमको बैकवर्ड कास्ट और दलितों को साथ लाना पड़ेगा। उसके बावजूद 15 साल लग गए थे संघ परिवार को उनके साथ काम करने में। पिछले 30 साल से हमको देखने को मिल रहा है, ये भी एक जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट और क्लोज एसोसिएशन पार्टनरशिप का जो एक ऑल्टरनेटिंग साइक्लिकल फेजेस रहा है, इसमें भी ये रहा है, कभी हिंदू एकता होती है और कभी ये जात के आधार पर टूट जाती है। तो ये जो दौर देखने को मिला, जब आप बोल रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोग जो काफी जो सोशल कोalition जिसको 2013-14 में बुना था भारतीय जनता पार्टी ने, ये फिर थोड़ा बिखरा है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है वो खत्म नहीं हुआ जातीय आधार पर। तो दूसरी जो चीज है वो संघ परिवार अभी तक एड्रेस नहीं कर पाई है, वो है एसेंशियल प्रो अपर कास्ट ओरिएंटेशन संघ परिवार का। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो रिफ्लेक्ट होता हो योगी आदित्यनाथ का कहने का कि अपने जात के आधार पर कि मेरे को गर्व है कि मैं राजपूत हूं। ये सब बातों से हमेशा से जो जो डिवीजन है हिंदू समाज में वो उभर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो दौर है जब बाकी स्ट्रेस के कारण ये स्ट्रेस भी एक्सेंचुएट हो जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है समाज में, उसके साथ साथ उनको सोशल कोalition भी अब मतलब उसमें भी स्ट्रेस आ गया है। आखिरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो मंडल कमंडल की जो हम लोगों के जो अर्ली डेज में जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये दोबारा से वही कॉन्ट्रडिक्शन फिर से उभर के आए। बट निरंजन जी, एक सवाल यहाँ पे है, चूंकि आपने सवाल किया खड़ा किया कि भाई हिंदू राजनीतिक एकता के बारे में बातचीत हम जब कर रहे हैं, तो 2014 के बाद से, और ये अमित शाह की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी भी मानी जा रही थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जब कमान संभाली तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अपर कास्ट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एमएलएस को टिकट देने में, एमपीज को टिकट देने में और पार्टी के संगठन में पदाधिकारियों में उन्होंने जबरदस्त तरीके से बैकवर्ड कास्ट के लोगों को पार्टी के अंदर डाला, इवन कि दलितों को भी पार्टी के अंदर डालने की कोशिश की। और जो लेटेस्ट डेटा वो ये कहता है कि कम से कम पार्टी के पदाधिकारियों में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनकी एक तरीके से अगर हम एंट्री कहें तो 30 से 35% के आसपास है, और अगर उसमें दलितों का तबका मिला है तो 52% के आसपास मिलकर आती है। तो ये तो जो कोशिश की गई, ये कोशिश क्यों असफल हुई, ये क्यों असफल होती हुई दिखाई पड़ रही है आज की तारीख में? हमें नहीं कह सकते उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की। देखिए आशुतोष जी, ये आप जो डेटा की बात कर रहे हैं, ये डिबेट चल रही है कुछ समय से। मैं भी थोड़ा बहुत मतलब इसमें इन्वॉल्व इन द सेंस दैट मैंने भी इस पे कुछ लिखा है। बात दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान में कास्ट के आधार पर डेटा ऑथेंटिक कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट 1931 में कास्ट बेसिस पे सेंसस हुआ। उसके बाद में आपके आंकड़े जो हैं और मेरे आंकड़े जो हैं, आपके आंकड़े आपके हिसाब से सही है, मेरे आंकड़े मेरे हिसाब से सही है। ये जो डिबेट छिड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वाइडनिंग ऑफ द सोशल बेस हुआ है, ये जो थियोरी है और इसको जो डिस्प्यूट कर रहे हैं, इसके पीछे मूल थोड़ा एकेडमिक लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। हमारे मतलब हिंदुस्तान के और खासतौर से संघ परिवार के राजनीति को जिन एकेडमिक्स ने स्टडी किया, उसमें फ्रांस के क्रिस्टोफ जेफ्रेलॉ का नाम बहुत ऊपर आता है, उनके लिया जाता है। तो उन्होंने एक सर्टेन डेटा सेट प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के बाद में डिस्पाइट उनके मतलब अटरेंसेस के बावजूद अपर कास्ट हेजेमनी भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी। उनका डेटा है जो अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी डेटा सेंटर के लोगों ने भी कोलैबोरेट किया करके इन्होंने इसको पब्लिसाइज किया। इस डेटा को डिस्प्यूट किया गया एक दूसरी किताब में, भी हाल में एक और किताब आई है, भूतपूर्व पत्रकार नलिन मेहता, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का रिव्यू मैंने भी किया है। तो उनका है कि उनका डेटा गलत है, मेरा डेटा सही है। अब उनका डेटा जो है उनके क्लेम को और उनके जेफ्रेलॉ के क्लेम को कौन सा ज्यादा सही है, इसकी वेटिंग करने में सालों लग जाएंगे, और उसके पीछे ऑथेंटिक डेटा क्या है। तो मैं उस एरिया में नहीं जानना चाहता हूं। मैं एज पत्रकार में जो ग्रास रूट में मेरे को जो दिखाई देता है, उसके बेसिस पे मेरी रीडिंग ये कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता शिफ्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग जमीनी रियलिटी से कनेक्टेड हैं, और वो इसलिए करें क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो थोड़ा सा उसमें फ्रैक्चर्स आएंगे। मेरे लिए वो ज्यादा ऑथेंटिक है बजाय कि एकेडमिक लोगों के डेटा सेट्स। ठीक है, अब मेरे एक आखिरी सवाल है,
आखिरी सवाल ये कि क्या ये जो जिसको हम हिंदू राजनीतिक एकता कहते हैं या हिंदू यूनिटी कहते हैं, जिसको बीजेपी बहुत कायदे से प्रोपगेट करती है, क्या ये वाकई एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस थी या भारत 2014 में एक नए विकल्प की तलाश में था, कांग्रेस पार्टी से नाराज था और एक तरफ वो वहां से आम आदमी पार्टी निकलती है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पे छा जाते हैं और 2014, 2017, 2019 तक उनको विजय मिलती है। तो यह कहना सही होगा कि दरअसल हिंदू यूनिटी की वजह से भारतीय जनता पार्टी कामयाबी मिल रही थी या विकल्प की तलाश थी, कुछ और नहीं था तो उधर चले गए, जिसको हम लोगों ने हिंदू यूनिटी कह दी? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं कि मतलब हिंदू यूनिटी कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन एकमात्र फैक्टर नहीं था, कई चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव को बेच नहीं पाई थी। 2G अल्टीमेटली जाके कोई करप्शन केस नहीं साबित हुआ, कोर्ट में पूरा केस जो डिसमिस हो गया, लेकिन 2G करप्शन का एक महा नैरेटिव पॉलिसी पैरालिसिस मेरे ख्याल से मार्च 2020 से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें या आप हेल्थ पॉलिसी की बात करें, याद करिए वैक्सीन को लेके कितने कंफ्यूजन हुए थे, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए थे। सिंपल चीज लीजिए कि यूक्रेन से हिंदुस्तानी छात्रों की इवैक्यूएशन करने में, मतलब आपकी रीडिंग इतनी गलत हो गई कि आप समझ नहीं पाए कि वाकई रशिया इन्वेड करेगी यूक्रेन को। तो मेरे ख्याल से ये कई सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण लोगों की फटीग आ गई थी यूपीए में 10 साल की राजनीति में। 2009 के बाद से 2014 के बीच में जो मनमोहन सिंह की जो सेकेंड टर्म की जो रेजिम थी, ये ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी। ये बड़ी पैराडॉक्सिकल है क्योंकि कांग्रेस के नंबर ज्यादा थे, लेकिन जो भी कारण रहे हों जिसकी वजह से सरकार को वो ठीक से संभाल नहीं पाए और उनको ओपनिंग मिली और नरेंद्र मोदी उस समय अपने आप को एक सेवियर ऑफ इंडिया करके प्रोजेक्ट कर पाए। लेकिन आप जो अगर हिंदुस्तान में जो मैं बोलता हूं कि जो हिंदुत्व के प्रति जो सपोर्ट है, हमको मानना पड़ेगा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा रहा है उसकी वजह से लगातार पिछले 35 सालों में इसके प्रति सपोर्ट बढ़ी है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे आजादी के समय से हैं। मैं एक बोलता हूं अक्सर कि 1952 से लेके एक तरह से जो नेहरू जी बोलते थे कि मेजॉरिटी का ये फर्ज है टू मेक द माइनॉरिटी फील कंफर्टेबल, कि आखिरकार मुसलमानों ने इस देश में रहकर दो बहुत बड़े फैसले किए कि एक तो कि वो यहां रहे और दूसरी उन्होंने अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट त्याग दिया, पाकिस्तान नहीं गए और सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने के लिए तैयार हो गए और यूनिवर्सल सफरेज को मानेंगे। उसके बाद से लगातार उनकी लेजिस्लेटिव प्रोपोर्शन घटी है पॉपुलेशन के तुलना में, लेकिन ये सब मेजर जो चीजें हैं इनको कोई बोलता नहीं है। मनमोहन सिंह ने जो 2006-07 में जो एनडीसी की मीटिंग में कहा था कि पहला हक जो है माइनॉरिटीज का होना चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आप परिवार में देखें जो भी बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है माँ उसकी ज्यादा ध्यान देती है, इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन अल्टीमेटली मतलब उसके प्रति बीजेपी का एडवांटेज ये है कि जो हिंदुत्व के प्रति जो सपोर्ट है उसका इंडेक्स, उसका वैल्यू बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा है। अब उसका एक सब्सिक्वेंट सवाल मैं ये पूछता हूं कि क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू यूनिटी अब इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया? बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा, धारा 370 को हटा दिया गया है और ट्रिपल तलाक एक रियलिटी हो गई, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कह सकते हैं। तो जिस मकसद से हिंदुत्व का जन्म देने की कोशिश की गई थी वो मकसद पूरा हो गया, तो अब उसको एक स्वाभाविक तौर पर पीछे हटना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, ये हजारों साल का एक रिजल्ट है। तो यहां तक आए हैं, 2 सालों में नहीं खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से हिंदुत्व इस ताकत पे पहुंची है, 2 महीने में नहीं खत्म हो जाएगी, वो एक कंटिन्यूड प्रेजेंस रहेगी। ये लड़ाई लंबी रहेगी, इसको कंटेन करके रखने की जरूरत है हमको हमेशा से। इसके जो हिंदुत्व के जो एडवर्सरीज हैं इनको हमेशा से कोशिश ये करनी पड़ेगी, जनता को बोले कि आपका टारगेट प्राइमरी आपके डेवलपमेंट, आपका इनकम डबल हो, जो वादा किया गया था वो डबल हो सकता है अगर आप ये जो हेट्रेड वाली जो राजनीति है, ये जो हमेशा हर कदम पर दूसरे को काटने, कि आप संतुष्ट हैं कि भाई
ये सरकार ठीक है, हमारा कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन इन्होंने कम से कम मुसलमानों को ठीक कर दिया, ये मानसिकता छोड़िए, तभी आप सही प्रगति और डेवलपमेंट के पथ पर जाएंगे। ये कैंपेन जो पार्टी कर पाएगी वो अपने साथ पूरा नैरेटिव ले जाएगा। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इतनी बेबाकी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।